नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूनिरेक्स सनराइज इंडिया ओपन में ही कोरोना का बम फूटा है और किताबी श्रीकांत समेत 7 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये टूर्नामेंट 11 जनवरी को ही शुरू होने वाला था और आपको बता दें कि 16 जनवरी तक चलेगा। जो खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं वे किताबी श्रीकांत, अश्वनी पोनप्पा, रितिका राहुल और ठाकेर, ट्रेसा ट्रॉली जोरौली और मिथुन और भी कई लोग इसमें शामिल हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि BWF ने ही पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 7 खिलाड़ियों ने इंडिया ओपन 2022 से बाहर हो गए हैं और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच ये खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कोविड को लेकर भी पाए गए पॉजिटिव खिलाड़ियों के विरोधियों को पहले दौर में ही वॉक ओवर में ही मिलेगा और सीधे टूर्नामेंट के एक दूसरे में ही दौर में पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि WF ने भी एक बयान में जारी किया है कि उनका कहना साफ तौर पे ये है कि BWF ने बयान में कहा है कि सभी खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार ही परीक्षण प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। पहले दौर में ही भारतीय खिलाड़ियों का दिन अच्छा रहा था और स्टार शटलर PV संधू और किदांबी श्रीकांत दूसरे दौर में जगह बना चुके हैं, जबकि साइना नेहवाल भाग्यशाली रही क्योंकि चेक गणराज्य की तेरेजा स्वाबिबिकोमा पहले दौर में ही जीत के बाद ही रिटायर हर्ट को हो गई थी। आपको बता दें कि HS प्रणय ने भी आसान जीत दर्ज की है। असम की अश्मिता चालिहा ने भी पहले दौर में ही उलटफेर किया है। दूसरे दौर के मैच आज होंगे। टूर्नामेंट के सभी मैच दिल्ली के KD जाधव हॉल में ही खेले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा विधानसभा चुनाव तक पहुंच गया है। फरवरी से ही शुरू होने वाले बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इसकी जानकारी दी है। बजट सत्र अब कब होगा इसकी जानकारी उन्होंने फिलहाल नहीं दी है। बाद में बजट सत्र की आगामी तिथि की घोषणा की जाएगी। अब इस सत्र के ही मार्च में होने की संभावना जताई गई है। और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की गई है और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि फरवरी में ही होने वाले विधानसभा सत्र को स्थगित किया जाए। कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर इस विषय में विचार करने बजट सत्र के आगामी तिथि की घोषणा की जाएगी। बिहार के माधोपुर में ही कोरोना वैक्सीन के 12 डोज लेने वाले 84 साल के ही ब्राहदेव मंडल पर स्वास्थ्य विभाग ने FIR दर्ज किया है। आपको बता दें कि इसके बाद से ही वो डरे सहमे नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन पर धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है और जिसके बाद से ही वे छिपते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ही ब्रह्मदेव मंडल ने उन्हें अरेस्ट करने और उन पर मुकदमा चलाने का आत्महत्या पर लेने की धमकी भी दी है और उनके आत्महत्या करने की धमकी देने वाला वीडियो सामने आने के बाद ही ब्रह्मदेव मंडल फिर चर्चा में आ गए हैं। उनका पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। आपको बता दें कि FIR दर्ज होने की बात पर ही प्रतिक्रिया देते हुए ब्रह्मदेव उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खुद को बचाने के लिए उनके ऊपर गलत केस दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि यदि मेरे ऊपर FIR दर्ज होती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की शिकायत प्रधानमंत्री से भी करने की बात कही है। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि उन्हें टीके से काफी लाभ हुआ है और इसलिए उन्हें बार बार टीका लगवाया। अब वो पूरे तरीके से ठीक है, स्वास्थ्य है। और इधर ब्रह्मदेव मंडल के दावे पर समर्थन उनकी माला देवी ने भी किया है और उन्होंने बताया है कि टीके से उन्हें काफी लाभ हुआ है और पहले हुए बीमार चल रहे थे और चल फिर भी नहीं पाते थे और काफी कमजोर हो गए थे। वे अपने दर्द का इलाज कई जगह करवाए पर ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब वो टीका के बाद से ही उन्हें काफी लाभ हुआ है। अब वे स्वस्थ हैं। वहीं पुलिस की छापेमारी के बाद गांव वाले और परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ब्रह्मदेव मंडल के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। यदि उन्होंने टीका लेकर गलत किया है तो देने वाला भी दोषी है। आपको बता दें कि ब्रह्मदेव मंडल का
पर ही कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों का उल्लंघन कर आरोप लगाते हुए पुरैनी पीएचसी प्रभारी ने ही दिनांक 8 जनवरी को ही धारा 419 और 420 और 188 के तहत ही मुकदमा दर्ज कराया गया। और इस घटना के बाद से ही ब्रह्मदेव मंडल फरार चल रहे हैं और उनका परिवार डरा सहमा हुआ है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना की सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में ही कोरोना वायरस के 2,47,417 नए केस सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,448 38 मामले जो है वो सामने आए हैं और वहीं दैनिक पॉजिटिव रेट की बात की जाए तो 13.11% है। और बड़ी बात यह है कि देश में आजकल के 52,000 कई ज़्यादा मामले जो है उससे सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 11,17,531 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो 4,85,035 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 84,825 लोग ठीक भी हुए हैं और जिसके बाद अभी तक 3,47,15,361 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही 5,488 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इससे भी आपको बता दें कि 2,162 मरीज ठीक हुए हैं। देश में इस वेरिएंट से ही संक्रमित राज्यों की संख्या 27 हो गई है और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। ये बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी और देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में ही कोविड-19 महामारी के हालात और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे चल रही दैनिक तैयारियों और देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमिक्रॉन के प्रसार की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय की अध्यक्षता की थी। उन्होंने इस दौरान जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए जाने और व्यवसायियों के लिए टीकाकरण मुहिम मिशन मोड पर तेज किए जाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्यों के ही हालात, तैयारियों और जन सुविधाओं पर भी चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ ही बैठक बुलाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में ही बढ़ोतरी के बीच ही देश में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल के अधिक आयु के मरीजों को भी टीका की एहतियात खुराक दिए जाने की मुहिम शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टीकाकरण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ही सबसे प्रभावी हथियार है और साल 2020 में महामारी की शुरुआत होने के बाद से ही वो कई दफा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ कर स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। ईमानदार छवि और अधिकारियों की नकेल कसने के लिए पहचान रखने वाली बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? कभी सड़क और नाला निर्माण में धांधली का आरोप लगाकर अधिकारियों को सरेआम खरी खरी सुनाने वाले गोरखपुर के नगर विधायक अक्सर अपनी कारगुजारियों के लिए ही चर्चा में आते हैं और ऐसे में ही आपको बता दें कि चिकित्सक होने के बावजूद महिला आईपीएस अफसर चारू निगम को झिड़कने और उनकी आंखों में आंसू लाने के बाद
खूब किरकिरे झेलने के नगर विधायक इस बार महिला को ही फरियादी पर ही बिफर पड़े। नतीजा उनके खिलाड़ी तहरीर लेकर ही पीड़ित थाने पर पहुंच गई। विधायक जी को आजकल गुस्सा भी खूब आ रहा है। अपने मोहल्ले और गली में ही टूटी सड़क को बनवाने की फरियाद लेकर पहुंची महिला फरियादी पर ही बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का ही गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि वे अन्य फरियादियों के सामने ही उन्हें बेइज्जत करने लग गए और उनके तेवर और अमर्यादित व्यवहार को देखकर महिला फरियादी भी चुप रही और उसने भी बीजेपी विधायक को लेकर भी खूब खरी खोटी सुनाई है। और इसके बाद से ही महिला पर व्यवहार उनके आरोप और विधायक जी के खिलाफ तहरीर देने के लिए भी थाने पहुंची और पीड़ित उनकी जानकारी लेने के बाद ही श्रीवास्तव के अधिवक्ता गोविंद उपाध्याय ने भी बताया है कि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के पास प्राप्त जानकारी श्रीवास्तव के साथ ही उनके मोहल्ले के लोग पहुंचे थे और सड़क की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने वहां पे बुलाया था। जब वे प्रार्थना पत्र उन्हें दिया तो फिर उन्होंने इसकी कोई भी बात जो है उसमें गुस्से में आकर प्रार्थना पत्र को ही फेंककर उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी की। उन्होंने बताया कि 20 से 15 की संख्या में महिलाएं उनके पास पहुंची थी, लेकिन उन्होंने बदतमीजी कर उन लोगों को भगा दिया। महिला के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने को लेकर भी वे कैंट थाने के ही उनके खिलाफ FIR कराने के लिए तहरीर देने के लिए आए हैं। कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच और ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बीच ही प्रयागराज के माघ मेले में ही कोरोना का बम फूटा है। माघ मेले में 38 और लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं और पुलिस और PSC के ही 36 जवानों के साथ 38 और लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और इसके बाद से ही अब माघ मेले में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो 51 हो गई है और वहीं 50 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद माघ मेले में ही हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के इस विस्फोट के बाद से ही मेले के आयोजन पर फिर से सवाल उठने लग गए हैं। मेला शुरू होने से पहले ही 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के मामले में ही सरकारी मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई श्रद्धालुओं और यहाँ पहुंच सकते हैं और इसके साथ ही 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा के 1 लाख से ज्यादा संत महात्मा और श्रद्धालु यहाँ कल्पवास करेंगे। मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज में तंबुओं का अलग शहर बसाया गया है और सिर्फ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में ही 50 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, तो लाखों श्रद्धालुओं की भी भीड़ में ही कोरोना का विस्फोट हो सकता है। कोरोना बम फूटने के बावजूद माघ मेले के हालात नहीं बदले हैं और मेला क्षेत्र में अब बिना रोक टोक के ही तमाम लोग एंट्री कर रहे हैं। आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ जुटाना वहां लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। मेला क्षेत्र के साथ है जिले में ही अब तक आपको बता दें कि 369 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। प्रयागराज जिले में ही कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। चीन की झड़प नीति जारी है और चीन के भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों समेत 200 से ज्यादा संरचनाओं के साथ ही 6 जगहों पर निर्माण में तेजी लाई गई है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर की ओर से किए गए एक सैटेलाइट इमेज विश्लेषण में ये खुलासा हुआ है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म हॉक आई 360 की तरफ से ही रॉयटर को ही मुहैया कराई गई तस्वीरों में इस मामले की तस्दीक करते हुए ही भूटान सीमा के पास विवादित इलाकों में चीन कई निर्माण कार्यों को ही अंजाम दे रहा है और फर्म हॉक आई में भी आपको बता दें कि 360 जमीनी स्तर की गतिविधियों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए उपग्रहों का भी उपयोग करता है और फिर तस्वीरों की गहनता से ही जांच की जाती है। आपको बता दें कि हॉकाई 360 में ही मिशन एप्लीकेशन निर्देशक क्रिस विगर्स ने ही कहा है कि भूटान की पश्चिमी सीमा के साथ ही कुछ जगहों में ही निर्माण से संबंधित गतिविधियां 220 की शुरुआत से ही चल रही हैं और तस्वीरें दिखाती हैं कि 221 में ही काम में ही तेजी आई है और संवत घरेलू उपकरण और आपूर्ति के लिए कई छोटे छोटे ढांचे बनाए गए हैं। इसके बाद नींव रखी गई है और फिर इमारतों का निर्माण किया गया है। कैपेला में भी स्पेस द्वारा किए गए निर्माण के स्थानों पर ही हाल ही में उपग्रह छवियों का अध्ययन करने वाले 2 अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि सभी 6 बस्तियां चीन और भूटान द्वारा विवादित क्षेत्र के प्रतीत है।